गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एम्पियर का नियम। और फिर उसके बाद हम लोग इस एम्पियर के नियम के आधार पर इसके कुल 4 अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था बेटा? गाउस का नियम। और फिर उसके बाद गाउस के नियम के कुल 5 अनुप्रयोग हमने पढ़े थे। जैसे वहाँ गाउस का नियम लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ एम्पियर का नियम लगता है। ठीक है, तो आज का टारगेट रहेगा एम्पियर के नियम को पढ़ना और इसका एक अनुप्रयोग आज मैं पढ़ाऊंगा। इसके साथ आपको एग्जाम्पल 7.17 ये आपको सॉल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करें। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एम्पियर का नियम। एम्पियर क्या कहते हैं? देखो, एम्पियर के नियम की उत्पत्ति तो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इस एम्पियर के नियम का जो समीकरण है वो हमें याद रखना है और उस समीकरण की हर छोटी से छोटी बात कैसे अप्लाई करेंगे आगे वो आपको सीखनी है। अगर वो सीख गए तो इस एम्पियर के नियम को लगाना बहुत आसान होगा। देखो, एम्पियर का नियम लागू होता है मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। किसके लिए बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी किसके लिए ज्ञात करना है? धारावाही चालकों के लिए। मतलब कि अलग अलग आकृति के धारावाही चालक होंगे। जैसे कि कौन सी आकृति के लिए आप ज्ञात करोगे? कोई सीधा तार होगा, उसमें धारा आई बहेगी, तो बताओ इसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? एम्पियर के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई चालक बेलन हो, ये कोई चालक बेलन है, इसमें धारा बह रही है कितनी? आई। बताओ इसके निकट स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? मान लीजिए तार सीधा है, उसके लिए ज्ञात किया। अगर तार की आकृति ऐसी हो, इस प्रकार से तार को स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया जाए, तो बताइए अब इसके कारण इसके अंदर जो बिंदु होंगे उन पर, इसके बाहर जो बिंदु होंगे, किसी भी स्थिति पे पूछा जा सकता है बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है अगर धारा का प्रवाह कितना हो, आई आपके पास हो। या फिर इसी आकृति को मोड़ कर क्या बना दे बेटा? वृत्ताकार। मतलब कि एक वृत्ताकार स्प्रिंग ले ले, ये स्प्रिंग। अब बोले कि बताइए इस वृत्ताकार स्प्रिंग में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो कितना है? आई। इसके कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात करें। तो इस प्रकार के जितने भी आकृतियां हैं जिनमें आई धारा का प्रवाह हो रहा हो, उसके कारण विभिन्न बिंदुओं पे चुंबकीय क्षेत्र का मान आप किससे ज्ञात कर सकते हो? एम्पियर के नियम की सहायता से। जहां पे बायो सावर्ट का नियम हम लोग इजीली नहीं लगा सकते, थोड़ा टिपिकल होता है उसको लगाना, वहां पे हम किसका नियम लगाते हैं बेटा? एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो ये एम्पियर का नियम है क्या? इसका एक समीकरण है कि बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ये इसका समीकरण है एम्पियर के नियम का। ये समीकरण हमको याद ही रखना है, इसका प्रूफ नहीं है तो प्रूफ के पीछे भागना भी मत, क्योंकि सिलेबस में आपको मिलेगा नहीं। बस ये सीखना है कि ये नियम लगेगा कैसे आपके पास। तो ध्यान दो, लगाने के तरीके क्या है। मैंने कहा था कि एम्पियर के नियम के आधार पर 4 अनुप्रयोग करने हैं। तो ये पहला अनुप्रयोग होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये क्या होगा? चौथा। इन चारों अनुप्रयोग के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसके नियम की सहायता से? एम्पियर। अगर जब भी बोले कि एम्पियर का नियम लगाओ तो हम ये समीकरण लगाएंगे आपके पास। अब इस समीकरण में ये जो क्लोज समाकलन है ये दर्शाता है बेटा बंद एम्पियर लूप।
मैं पृष्ठ नहीं बोल रहा हूं, लूप बोल रहा हूं। लूप वह होता है जिसके पास क्या होती है बेटा, लंबाई। और ये बंद एम्पियर लूप केवल दो ही तरह की आकृति बनेगी, या तो ये बनेगा क्या, वृत्त, और या ये क्या बनेगा बेटा, वर्ग। या तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, या क्या बनेगा, वर्ग। जो पहला एप्लीकेशन है, दूसरा है और तीसरा है, उसके लिए तो कैसा बनेगा, वृत्त। जब लगाऊंगा तब समझाऊंगा कि वृत्त ही क्यों मान रहे हैं एम्पियर लूप। तो अभी ये याद रखो कि ये बंद समाकलन क्या बताता है बेटा, बंद एम्पियर लूप को दर्शाता है, जो कि दो आकृतियों के हो सकते हैं, या तो वृत्त के रूप में होंगे या वर्ग के रूप में होंगे। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, और वेक्टर है तो इसकी क्या होगी बेटा, दिशा। कैसी होगी, दिशा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा कि ये वृत्त है, वृत्त के इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तो इस बिंदु पे आपको क्या बनानी है, स्पर्श रेखा। क्या बनानी है, स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा बताएगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बनाएंगे बेटा, स्पर्श रेखा की सहायता से। डीएल वेक्टर क्या है, यह है बेटा अल्पांश लंबाई। क्या है, अल्पांश लंबाई। और यह अल्पांश लंबाई किसकी, एम्पियर लूप की। किसकी बेटा, एम्पियर लूप। तो ये है मेरा एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप पे छोटी सी लंबाई काट लो, वही क्या कहलाएगी बेटा, डीएल। ठीक है। अब देखो इस स्थिति में क्या हो रहा है, जिस दिशा में डीएल है उसी दिशा में बी वेक्टर भी है। तो ये जो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों समान दिशा में है। ये कुछ इस प्रकार से है, ये वृत्त, यहां अल्पांश लंबाई काटी तो उसकी दिशा ऊपर की ओर। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, इसलिए एक स्पर्श रेखा बना दी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अब डीएल भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी ओर है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण कितना, 0 डिग्री। आपको पता है कि डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। और इस थीटा के दो ही संभव मान होंगे, या तो 0 डिग्री होगा या ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 0। केवल जब वर्ग बनेगा तो वहां पे 90 डिग्री आएगा, अदरवाइज 3 अनुप्रयोग में तो हमेशा थीटा कितना बनेगा, 0। ठीक है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है। समेशन आई का मतलब समझ लो, एम्पियर लूप में, लूप के अंदर कुल धारा, कुल धारा। मैंने एक एक वर्ड को समझाया। अगर आपसे पूछे इस क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे, बंद एम्पियर लूप, और इस लूप की क्या होगी, लंबाई। जैसे वृत्त की क्या होती है, लंबाई। ये वृत्त की क्या है, लंबाई। वर्ग का भी क्या होता है, लंबाई आपके पास होता है। बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी किसके साथ, दिशा के साथ। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाएगी, स्पर्श रेखा के द्वारा। फिर डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर क्या है, अल्पांश लंबाई। किसकी, जो एम्पियर लूप मानोगे उसकी अल्पांश लंबाई। फिर डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। और थीटा क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के मध्य का कोण, जो या तो 0 डिग्री आएगा या कितना आएगा, 90। तो मैंने यहाँ बना के बताया कि डीएल जिस दिशा में है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इनके मध्य का कोण कितना है बेटा, 0। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है। और समीशन आई क्या है, समीशन आई का मतलब एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा, ये समीशन आई है। अगर इसका एक एक वर्ड का मतलब आपको याद रहेगा तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इसके जो अगले ये 4 अनुप्रयोग हैं ये बहुत आसानी से आप कर पाओगे, आप समझ पाओगे, फील करोगे कि हाँ ये ऐसे सोल्व होते हैं आपके पास। तो एक बार इसके हर एक मतलब का आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं। अब हम
इसका बेटा पहला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। एम्पीयर के नियम का प्रथम अनुप्रयोग क्या है वो समझे। हेडिंग है सीधे धारावाही चालक तार के कारण निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अगर आप लोगों को याद हो तो सीधे धारावाही चालक तार के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। बायो सावर्ट का पहला अनुप्रयोग याद करो। हमने एक सीधा धारावाही चालक तार लिया था। इस चालक तार से धारा कितनी बहती है बेटा? I। इससे कुछ दूरी, ये दूरी कुछ भी मान सकते हैं, इसको A ले सकते हैं, D ले सकते हैं। अभी मैं इस दूरी को क्या ले रहा हूं बेटा? R। और ये बिंदु कितना हो? P। तो आपको पता है बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, अब हमें यही चीज दोबारा सोल्व करनी है, लेकिन एम्पीयर के नियम की सहायता से। जब हमने बायो सावर्ट से ये समीकरण ज्ञात किया था तो हमें कम से कम 2 से 3 पेज का डेरिवेशन करना पड़ा था। यहां देखना, आधे पेज का डेरिवेशन होगा और सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। ये है एम्पीयर के नियम की सुविधाजनक बात कि बहुत छोटे के अंदर डेरिवेशन पूरी हो जाती है। तो क्या दे रखा बेटा? सीधा धारावाही चालक तार। तो एक सीधा धारावाही चालक तार ले लो और इस तार में कितनी धारा बह रही है बेटा? I के कारण निकट स्थित बिंदु, इसके निकट एक बिंदु होना चाहिए। तो R दूरी पे बिंदु क्या मान लिया? P। पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान। परंतु किस नियम की सहायता से? एम्पीयर के नियम की सहायता से। तो एम्पीयर का नियम कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। ये समेशन है भैया, मतलब कुल धारा। ठीक है, अब समझो, अगर एम्पीयर का नियम लगाना है तो आपको इस बिंदु P से गुजरता हुआ क्या बनाना पड़ेगा? एक बंद लूप। अब देखिए बेटा, ये सीधा धारावाही चालक तार है, धारा इस प्रकार से बह रही है। तो ऐसा करो, अंगूठा धारा की दिशा में रखो तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? सर, इस प्रकार से एक वर्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सी आकृति का? वृत्ताकार। तो हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से हम एक वृत्त गुजार देंगे। तो इस बिंदु P पे ज्ञात करना है तो इससे गुजरता हुआ एक वृत्त बना दो और ये वृत्त ही क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास बंद एम्पीयर लूप। बात समझ में आई? ये क्या है? बंद एम्पीयर लूप। तो पहला काम हो गया, क्या लगा दिया हमने? बंद एम्पीयर लूप का निर्माण कर लिया। अब वर्ताकार इसलिए लिया क्योंकि ये जो वृत्त गुजर रहा है इसकी प्रत्येक की इस तार से कितनी दूरी होगी? R दूरी होगी। और अगर दूरी समान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? समान। तो हम बंद एम्पीयर लूप उस आकृति को बोलते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान। तो बंद एम्पीयर लूप किसे बोला जाएगा? जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो, उसे क्या बोल सकते हैं? बंद एम्पीयर लूप आपके पास। तो ये बंद एम्पीयर लूप। अब क्या करना है? एक अल्पांश लंबाई काटनी है। तो जिस बिंदु P पे ज्ञात करना है उसी पर एक अल्पांश लंबाई भी काट लो। ये अल्पांश लंबाई कितनी हो गई बेटा? dl वेक्टर, जो किधर है? ऊपर की ओर।
फिर इस अल्पांश लंबाई पे क्या बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस बिंदु P पे क्या बनाओ, एक स्पर्श रेखा जो इस प्रकार से गुजरेगी, और ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब बताओ, ये dl भी इसी ओर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी ओर है, दोनों समान दिशा में है, dl वेक्टर और b वेक्टर दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए इनके मध्य थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समीशन आई क्या बताएगा, समीशन आई होता है बंद एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा। तो ये है बंद एम्पियर लूप, इसके अंदर एक ही धारा दिखाई दे रही है, कितनी, आई, तो इसका मान रखेंगे, अर्थात समीशन आई का मान कितना रखना है, आई। बाकी सारा काम हो गया। अभी देखना इसका ये रिजल्ट आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कैसे आएगा वो देखो, डॉट रिमूव करोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, म्यू नॉट, और कुल धारा का मान कितना है, आई आपके पास है, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, dl के सापेक्ष, तो dl के सापेक्ष b क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को कहाँ निकाल दो, बाहर, b बाहर आ गया, समाकलन ऑफ 1 dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ध्यान दो, इस dl की यहां आती है प्रारंभिक लिमिट और यहां आती है अंतिम लिमिट। dl है क्या, इस एम्पियर लूप का एक छोटा सा हिस्सा है, एम्पियर लूप का छोटा सा क्या है, हिस्सा। अब देखो इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी, 0, भाई बहुत छोटी लंबाई, परंतु जब इस लंबाई को जोड़ते जाओगे अर्थात इसका समाकलन कर दोगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर। तो dl का प्रारंभिक मान कितना होगा, 0, और अंतिम मान कितना होगा, 2 पाई r, जो कि इस वृत्त की क्या है बेटा, परिधि। ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक वृत्त है, इस पे अल्पांश लंबाई मानते हो dl, तो जब इसको समाकलन करोगे तो इसका संपूर्ण मान आएगा जो कि इसकी परिधि के क्या होगा, बराबर। तो ये लिमिट हमने पुट कर दी 0 से 2 पाई r, b बराबर 1 dl का समाकलन कितना, l, लिमिट 0 से 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसमें लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास, अर्थात क्या लिखा जाएगा, b इक्वल टू l की जगह क्या रखोगे, 2 पाई r, फिर माइनस l की जगह क्या, 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू कितना बेटा, म्यू नॉट आई, b 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो b इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो अगर एक सीधा धारावाही चालक तार हो, उससे r दूरी पे बिंदु P होगा, तो बिंदु P पर एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब ये चुंबकीय क्षेत्र इस दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती का। इसलिए जब आप चुंबकीय क्षेत्र V और दूरी r के मध्य ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार का एक ग्राफ आपको प्राप्त होगा। देखिए, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं स्टेप पे तो आंसर ही आ गया। कहाँ आप बायो सावर्ट से 2-2.5 पेज में डेरिवेशन कर रहे थे और यहाँ 8 स्टेप की आपकी डेरिवेशन पूरी हो गई। तो ये है एम्पियर का प्रथम अनुप्रयोग। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।